ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में आज हाई प्रोफाइल प्रचार का दिन है। एनडीए की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह ने दरभंगा के अलीनगर में मैथिली ठाकुर के लिए एक सभा की। रैली में उन्होंने बिहार में सीएम पद को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी आरजेडी और लालू परिवार पर करारा हमला किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की जनता कभी भी आरजेडी को दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। बहनों भाइयों, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है। केवल आपके लिए ही नहीं, मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिवान की रैली में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर निशाना साधा और कहा, जैसा नाम वैसा काम। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। बिहार में महागठबंधन भी जमकर प्रचार में जुटा हुआ है। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के बाद पहली बार बिहार आए हैं। उन्होंने तेजस्वी के साथ मिलकर प्रचार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चलने लगे हैं और बीजेपी उन्हें कंट्रोल कर रही है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता इस बार एक मौका उनको जरूर देने वाली है। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना, एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपकी उम्मीदों को लगाएगा छक्का। चलिए बिहार की खबरों से हटके बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने की कोशिशें फिलहाल तो नाकाम दिख रही हैं। दिल्ली में आज होने वाली क्लाउड सीडिंग को फिलहाल टाल दिया गया है। कल दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की गई थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली में बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि बादलों में नमी की कमी की वजह से बारिश नहीं हो पाई, लेकिन ट्रायल में कई जानकारियां जुटाई गई हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज
क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। देखिए, एक तो एक्सपेंडिचर अधिक होने का कारण ये है कि कानपुर से फ़्लाइट गई दिल्ली, तो उसमें फ्यूल कॉस्ट अधिक हो गई। अगर हम रेगुलरली इस सीडिंग को करते हैं तो दिल्ली के आसपास ही किसी एयरपोर्ट से करेंगे, जिससे कि फ़्लाइट कॉस्ट कम हो जाएगी। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि क्लाउड सीडिंग सफल रही है और इससे प्रदूषण भी कम हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इन्होंने साहब वो नाटक किया, पहले बोला 12 बजे 12:30 बजे बारिश आएगी। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि बारिश आपने जैसी क्लाउड सीडिंग की उसके 15-20 मिनट में बारिश आनी है। साहब इन्होंने बढ़ा दिया, नहीं जी 4 घंटे के अंदर भी बारिश आ सकती है। चलिए ठीक है, इलाका भी वहां से लेकर वहां तक का नपवा दिया कि करोल बाग में बारिश हो तो हमारी, बुराड़ी में बारिश हो तो हमारी, मयूर विहार में हो तो हमारी। हमने कहा चलिए भाई, मगर इंद्र भगवान इनसे इतने नाराज कि एक बूंद बारिश नहीं हुई। जो आज आम आदमी पार्टी बोल रही है 10 साल तक इसके विपरीत बोलती रही है। ये आम आदमी पार्टी ही कहा करती थी कि दिल्ली का क्लाउड सीडिंग एक विकल्प है, हम लेके आएंगे। 10 साल में नहीं ला पाए। अभी तो कहते हैं कि वो IIT है, फिर ही उनका ये हाल है। और हमने 7 महीनों में, आप देखिए, मसौदा साइन किया, IIT को पार्टनर ढूंढा, प्लेन मॉडिफाई हुआ, उसका मिक्सचर बना, उसकी ट्रायल शुरू हुई, सारी परमिशंस ली, जहाज हवा में आए और ट्रायल करके गए। ये असंभव चीज को संभव करने में रेखा गुप्ता जी की सरकार कामयाब हुई है। तो कहीं चाह के भी बारिश नहीं हो रही तो कहीं बेमौसम बरसात है। गुजरात में बेमौसम बारिश से कई जिलों में खेतों में खड़ी मूंगफली, कपास और धान की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। साणंद और आसपास के इलाकों में खेतों में बारिश का पानी भर गया है। राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करके मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने साणंद के आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों से बातचीत की है। गुजरात के कई जिलों में बिन मौसम बारिश के कारण खेत है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। इस वक्त मैं कई सारे किसान के साथ हूँ, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो खेत है वो लिटरली यहाँ एक लेक में तब्दील हो गया है। ये डांगर का, पेडी का क्रॉप है जो संपूर्ण रूप से फेल हो गया है। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनका खेत है, उनसे हम बात करते हैं। ये किसका क्रॉप है और क्या हुआ इसका, ये आप बताइए। उसमें मैं ये खेत मेरा है और उसमें डांगर का पाक हमने करा था, और आज बहुत बारिश आई है, इसलिए वो डांगर का पाक संपूर्ण नाश हो गया है। जो सरपंच है उनसे भी बात करते हैं। डोडिया जी, बताइए कि क्या हालत है इस पूरे एरिया के जो खेत है उसमें? कुछ खेत में नुकसान है कि सारे खेत में? ऐसे तो पूरे गुजरात में कम बिन मौसम बारिश हुई है, उसमें हमारे एरिया में ज़्यादातर बारिश हुई है और ज़्यादातर यहाँ पर खेती जो पेड़ी की हो रही थी उसमें 100 से 100% हम नुकसान कह सकते हैं पूरे एरिया में। यहाँ सानंद से लेके पूरे नलसरोवर तक हम जाते हैं तो वहाँ तक पूरी पेड़ी खत्म है। अभी सौराष्ट्र में भी यही हाल है, खासकर जो मूंगफली है, कॉटन है, पेडी है और जो सीजनल क्रॉप खेत में खड़े थे उनका नाश हो गया है। लेकिन अगर पूरे हम गुजरात में नुकसान की बात करें तो ये आंकड़ा कई 100 करोड़ में जा सकता है। केतन जोशी, साणंद। दिल्ली NCR का दूसरा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब शुरू होने के एकदम करीब है। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट को अगले कुछ दिनों में लाइसेंस मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, अब ऑलमोस्ट तैयार है ये एयरपोर्ट, कब तक शुरुआत हो सकती है, कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में पहले कई बार देरी हो चुकी है। शुरुआत में 2024 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन निर्माण कार्यों में लगातार देरी होती रही और अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और नवंबर में इसे लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसके लिए DGC अगले 3-4 दिनों के अंदर एक टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करा सकता है और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको एनालाइज करने के बाद इस एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस दिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर 5 से 7 के बीच इस एयरपोर्ट को लाइसेंस दिया जा सकता है और इसके लगभग
30 से 45 दिनों के अंदर जो पहली कमर्शियल उड़ानें हैं वो यहाँ से भरी जा सकती है। इससे पहले नवंबर में ही इस बात की संभावना है कि इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया जाए। तो जो हर्डल्स थे वो लगभग दूर हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर को अपना दूसरा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। जी रोहन, शुक्रिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट्स में उड़ान भरी। राफेल ने सुबह 11:10 पर टेक ऑफ किया और 11:50 पर इसकी लैंडिंग हुई। राष्ट्रपति मुर्मू फ्लाइट सूट पहनकर राफेल में बैठी और टेक ऑफ से पहले हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। राष्ट्रपति जिस राफेल में बैठी थी उसके ग्रुप कैप्टन अमित गुहानी ने इसे उड़ाया। राष्ट्रपति के राफेल जेट के पीछे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दूसरे एयरक्राफ्ट से उन्हें एस्कॉर्ट किया। राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 7 अप्रैल 2023 को उन्होंने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से उड़ान भरी थी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ वो बड़ी ट्रेड डील करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। So I'm doing a trade deal with India and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. So I'm doing a trade deal with India and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. बात कर लेते हैं बाजार की, जहां नवंबर सीरीज का एक शानदार आगाज हमने देखा है। सेंसेक्स आज करीब 370 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 13 महीने के ऊपरी स्तर पर जाकर बंद हुआ है। 27 सितंबर 2024 के बाद निफ्टी ने 26,000 के आंकड़े के पार क्लोजिंग ली है। तो वहीं मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी रही है। मार्केट की डिटेल्स हम लेंगे हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए 13 महीने की ऊंचाई पर आ गया है। अब निफ्टी 26,000 के पार की क्लोजिंग देखने को मिली। लंबे समय से इसका इंतजार था और बढ़िया मोमेंटम यहां पर नजर आया। चाहे आप स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप को देखें, बैंक निफ्टी भी देखें तो दिन के निश्चित स्तरों से बढ़िया रिकवरी के साथ बंद हुआ। अब समझ लेते कि इंडेक्स में तेजी दरअसल कहां से आई। तो निफ्टी के कंपोनेंट्स को अगर आप देखें तो जिनमें ज्यादा तेजी आपको देखने को मिली है HCL टेक है, NTPC, पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स। इनफैक्ट पूरा अदानी समूह ऐसा था जो आज पूरा चमक रहा था। गिरने वालों में BEL है, इटर्नल है, कोल इंडिया नतीजों के बाद 2.5% की गिरावट और डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी देखें तो गिरावट आपको नजर आई। लेकिन ब्रॉडर मार्केट कंपैरेटिवली थोड़ा सा और बेहतर था। MRPL देखें, M&M फाइनेंस नतीजों के बाद हुडको सेल, बड़े मूव्स सारे स्टील कंपनीज में नजर आए। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो बंधन बैंक है, PB फिनटेक है, NLC इंडिया और HDFC AMC। लेकिन खास बात यह है कि लंबे समय के बाद 26,000 के पार आज आपको क्लोजिंग नजर आई। म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और निवेशकों की लागत कम करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को कम करने के प्रस्ताव दिए हैं। इसके लिए सेबी ने बाकायदा कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इससे कैसा होगा असर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। ऑब्वियसली अगर हम बात करें सेबी की तो पहले भी म्यूचुअल फंड्स के TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो पे एक डिस्कशन पेपर आया था, जहां इंडस्ट्री के बैकलैश की वजह से उसको वापस लिया गया। लेकिन जो सेबी के प्रस्ताव हैं पुराने प्रस्ताव जैसे ही हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जो ओपन एंडेड फंड्स हैं उनके लिए 15 बेसिस पॉइंट्स तक, और जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स हैं यहाँ जो रेशियो है इसको 25 बेसिस पॉइंट्स तक घटाया जाए। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो इक्विटी के अलावा भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ग्राहकों तक और निवेशकों तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए TER रेशियो को कम करने पर जोर दिया गया है। इससे टिपिकली होता क्या है, जो TER रेशियो होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, उसका खर्चा इन्वेस्टर्स से भुगतान लेती है म्यूचुअल फंड कंपनी, और बाकी के जो खर्चे हैं वो अपने बुक्स पे लेती है। लेकिन जैसे ही ये कैपिंग आ जाएगी, शायद म्यूचुअल फंड्स के खर्चे बढ़ेंगे, शायद उनका जो डीलर कमीशन है वो पे आउट ज़्यादा हो सकेगा, जिसके कारण शायद मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आए। ब्रोकरेजेस का मानना है 10 से 15% तक के अर्निंग्स इम्पैक्ट एसेट मैनेजर्स पे आएंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे AMC स्टॉक्स भी प्रेशर में है। और एक इंटरेस्टिंग प्रावधान जो सेबी ने कहा है वो है ब्रोकरेज में कटौती। ब्रोकरेजेस में इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आगे जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से जो ब्रोकरेजेस 12 पैसे कैश पे दी जाती है उसको घटा के लगभग 5 पैसे कर दी जाए। जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पे
2 पैसे ब्रोकरेज है उसको 1 पैसे कर दी जाए, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स तो ऑलरेडी कम ब्रोकरेज दे ही रहे हैं और रिसर्च का काम AUM का है तो AMC का है, तो AMC के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्च की फीस देना या उसका भुगतान करना, उससे इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टर्स को डबल तरीके से रिसर्च की फी देने की ज़रूरत नहीं है और शायद ये प्रस्ताव के कारण भी सारे के सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स आज बहुत नर्वस हैं। इनफैक्ट AMC स्टॉक्स से ज़्यादा गिरावट आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है। धन्यवाद। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्दी भारत में सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी कल और परसों मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों को सेवाओं की टेस्टिंग कराएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो स्टारलिंक इंडिया में दरअसल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देने जा रही है। असीम, तो क्या खबर है? अभी तो ये हमारे जो सुरक्षा बल है उनके साथ टेस्टिंग है, लेकिन आम व्यक्ति को ये कब तक मिलने लगेंगी सुविधाएं? अगर आपको भारत में किसी भी नई टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत करनी है तो आपको इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को टेस्टिंग करानी होती है और टेस्टिंग कराने की मंजूरी मिलने के बाद आप सेवाओं की शुरुआत कर सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक कल और परसों यानी 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों को अपनी सर्विसेज का डेमोस्ट्रेशन देंगी, उन्हें टेस्टिंग कराएंगी। एक बार ये टेस्टिंग पूरी हो जाती है और सुरक्षा एजेंसियां उनको ग्रीन सिग्नल दे देती है तो कंपनी आसानी से भारत में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है और नए ग्राहक भी आसानी से जोड़ सकती है। ये भी बता दूं कि कंपनी ने भारत में 3 जगह पर अभी गेटवे लगाने के लिए आवेदन किया है। कंपनी मुंबई, चेन्नई और नोएडा के अंदर 3 गेटवे लगा रही है। आगे चल करके कंपनी अपने गेटवेज की संख्या भी बढ़ा सकती है, लेकिन शुरुआत में कंपनी 3 गेटवे के साथ अपनी सर्विसेज की शुरुआत करने जा रही है। तो अगले 2 दिन कंपनी जो सुरक्षा एजेंसीज है उनको डेमोस्ट्रेशन देगी, वहां पर अपनी सेवाओं की टेस्टिंग कराएगी, वहां पर उनको इंटरसेप्शन कंपनी चेक करेंगी कि वो इसको कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो एक बार ये सब सारा काम सही से हो जाता है तो कंपनी बहुत जल्दी अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। नवंबर में सरकार जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की तैयारी कर रही है, तो एक बार ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कंपनी को मिल जाता है तो कंपनी इसके बाद कमर्शियली अपनी सेवाओं की शुरुआत भी कर सकती है। जी शुक्रिया। आज बेंगलुरु में सैमसंग और महिंद्रा ने एक खास पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इस साझेदारी के तहत सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स अपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी को बिना फिजिकल चाबी के लॉक एंड लॉक और स्टार्ट कर पाएंगे। इस नई सुविधा के बारे में सैमसंग इंडिया के सर्विसेज और एप्स बिजनेस के सीनियर डायरेक्टर मधुर चतुर्वेदी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। मधुर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, महिंद्रा के साथ डिजिटल कार की को लेकर जो आज एक नई पहल की गई है, एज अ कंज्यूमर किस तरह से ये फायदेमंद साबित होगी? हमारे गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए और महिंद्रा इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि वो अपनी फिजिकल कार की घर पे छोड़ सकते हैं और अपनी डिजिटल कार की के थ्रू फोन के द्वारा ये गाड़ियां खोल सकते हैं, उनको ऑन कर सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट यूजिंग देम, दे कैन ड्राइव ऑफ। ऑलराइट, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है किस पर बेस्ड है? क्या NFC बेस्ड ये पूरा सर्विस होगी? इसके बारे में बताएं। यस, ये टेक्नोलॉजी NFC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसके थ्रू गैलेक्सी स्मार्टफोन और महिंद्रा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कम्युनिकेट करते हैं और उस NFC टेक्नोलॉजी के थ्रू हम गाड़ी के लॉक अनलॉक और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप को कंट्रोल। अगर महिंद्रा के अलावा दूसरे OEMs की बात करें तो कौन सी कंपनियां हैं जिसके साथ ऑलरेडी सैमसंग जो है वॉलेट के जरिए डिजिटल की कॉन्सेप्ट को एक्सेस कर रहा है? ऑलरेडी डिजिटल कार की थ्रू सैमसंग वॉलेट ग्लोबल ऑटो OEMs के साथ लाइव है फॉर इंडियन यूजर्स। ब्रांड्स लाइक BMW, मर्सिडीज बेंज, मिनी कूपर, Hyundai, किया और BYD के जो व्हीकल ओनर्स हैं वो सेलेक्ट मॉडल्स में ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं इंडिया में थ्रू सैमसंग वॉलेट। और हम और भी ऑटो OEM से बात कर रहे हैं जिनके थ्रू हम ये फीचर इंटीग्रेट करें। तो आज ये अनाउंसमेंट हुई है, तो आज से रोल आउट स्टार्ट हो गया है या फिर इट विल कम इन अ डे और आफ्टर फ्यू डेज? रोल आउट इज कमिंग सून. It will be done in phases as new cars get manufactured and as software updates happen in Mahindra. मंगलवार को चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकराया। तटीय इलाकों में तेज बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अब मोन्था कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके असर से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी नुकसान भी हुआ है। पेड़ उखड़ गए हैं, खेतों में पानी भरा है और कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश के
कोनसीमा जिले में एक बुजुर्ग महिला के घर पर पेड़ गिरने से मौत भी हो गई है। इस इलाके में एक और हादसे से तेज हवाओं में नारियल का पेड़ उखड़ने से एक लड़का और एक ऑटो चालक भी घायल हो गए हैं। नांदयाल, कडप्पा और अन्नमैया जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुरनूल, अनंतपुर, श्री सत्य साई और चित्तूर जिलों में येलो अलर्ट है।